हाँ तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने वैद्युत रेखाओं के गुण पढ़ लिए हैं, वैद्युत रेखाओं के बारे में पढ़ा। और आगे जो नेक्स्ट आज की जो क्लास है, आज की क्लासेस में वैद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, जैसे इसका नाम है, वैद्युत मतलब जो आवेश से संबंधित, और द्विध्रुव मतलब जिसके दो ध्रुव हैं। ठीक है ना। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि इसका परिभाषा लिख लें, समान परिमाण के दो आवेश, समान परिमाण के दो आवेश जिनकी प्रकृति विपरीत है, जिनकी प्रकृति विपरीत हो, समान परिमाण के दो आवेश जिनकी प्रकृति विपरीत हो, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, इस प्रकार के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है ना। क्या दिया हुआ है इसमें, परिभाषा से समझते हैं। समान परिमाण के दो आवेश हैं जिनके परिमाण समान हैं, जिनकी प्रकृति कैसी है, विपरीत है। एक अगर प्लस का क्यू है तो दूसरा माइनस का क्यू है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। मान लेते हैं कि यहां पर कैसा आवेश है, माइनस के क्यू आवेश है। बिंदु ए पर कैसा आवेश है, माइनस का क्यू आवेश है। और यहां से अल्प दूरी पर एक दूसरा आवेश है, कितना, प्लस के क्यू। दोनों आवेशों के परिमाण समान है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। और दोनों आवेशों की प्रकृति क्या है, विपरीत है। एक धनात्मक है और एक क्या है, ऋणात्मक है। दोनों आवेश अल्प दूरी पर स्थित, ये दूरी, ये बिंदु बी मान लेते हैं। ए और बिंदु बी के मध्य की दूरी कितनी है, 2 है। और ए क्या है, टेंस टू 0, या ए का क्या है, अल्प मान है। ए क्या है, अल्प है। जो ऐसा निकाय माइनस क्यू प्लस क्यू मतलब आवेश समान प्रकृति विपरीत अल्प दूरी पर स्थित है, ऐसे आवेश के निकाय को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद विद्युत द्विध्रुव पढ़ने के बाद हम आगे जो टॉपिक पढ़ते हैं वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये माइनस का क्यू और ये क्या है, प्लस का क्यू, दोनों के मध्य की दूरी 2a है। और 2a क्या है, अल्प मान है, 2a का मान बहुत ही कम है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे निरूपित करते हैं, P से। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, सदिश लगा देंगे, ऊपर एरो लगा दिया। ठीक है ना। जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है वह P होता है Q इंटू 2a। Q इंटू 2a मतलब एक धनात्मक आवेश, ये दोनों आवेश की प्रकृति विपरीत है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो यहाँ पे क्या धनात्मक आवेश लेंगे। और अगर मैं बोलूं द्विध्रुव पर आवेश, अगर मैं कभी बोलूं द्विध्रुव पर आवेश, इसका मतलब द्विध्रुव पर धनात्मक वाला आवेश हम मान के चलते हैं। और ये क्या, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, आवेश, विद्युत द्विध्रुव पर आवेश और विद्युत ध्रुव पर आवेशों के मध्य की दूरी, इन दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि। ठीक है ना। यह एक सदिश राशि है। इसकी जो दिशा होती है, इसकी दिशा क्या, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। सदिश राशि तो सदिश राशि की दिशा भी होगी, और इसकी दिशा क्या होती है, इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है।
इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। ठीक है, इसकी परिभाषा कैसे देंगे? आवेश और आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल। यहां जब सदिश राशि तो यहां पे भी सदिश बना देंगे। इसके द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा हो जाएगी किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, किसी विद्युत ध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण आवेश तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है ना, किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण आवेश तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ये परिभाषा होगी, डायग्राम हो गया, सूत्र हो गया। सदिश राशि होती है, सदिश राशि की दिशा क्या है? माइनस आवेश, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। जब केमिस्ट्री में जब पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में जो दिशा होती है द्विध्रुव आघूर्ण की, वह धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है, और फिजिक्स में इसकी दिशा होती है ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ। याद कैसे रखेंगे फिजिक्स में? क्योंकि फिजिक्स वाले हमेशा बढ़ना चाहते हैं, तो वो ऋणात्मक से किधर जाएंगे? धनात्मक की तरफ। तो फिजिक्स में जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। चलिए, तो आज का टॉपिक हमारा जो स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज विद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र। क्या टॉपिक हमारा? विद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र। हम कौन से क्षेत्र की बात करेंगे इस चैप्टर में? विद्युत क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। क्षेत्र समझ में आया तो मतलब क्या, कौन सा? विद्युत क्षेत्र। तो हमें क्या करना है इस टॉपिक में? विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो देखो ये मान लेते हैं माइनस का क्यू आवेश है और ये प्लस का क्यू आवेश है, तो ये इन दोनों से क्या बन गया? विद्युत द्विध्रुव बन गया। ये विद्युत ध्रुव को के आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा है। इस क्रिया रेखा को हम क्या बोलते हैं? अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? अक्ष। ठीक है ना, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या है? अक्ष है। और यहां पर अगर मैं ये वाली रेखा देखूं तो ये क्या है? दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से गुजरने वाली तथा इस अक्ष के लंबवत जो रेखा है इसको हम बोलते हैं क्या? निरक्ष। क्या बोलते हैं इसको? निरक्ष। हम क्या करेंगे? पहले अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर निरक्षीय स्थिति पर क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे। क्या बात क्लियर है सबको? तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? अक्षीय स्थिति पर विद्युत ध्रुव के कारण क्षेत्र। चलिए, अब यहां पर हम लिखते हैं क्या? अक्षीय स्थिति पर अक्षीय स्थिति पर विद्युत ध्रुव के कारण क्षेत्र। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो यहां पे हम क्या करेंगे? एक द्विध्रुव बना लेंगे। मान लीजिए बिंदु ए है, इस बिंदु पर क्या माइनस का क्यू आवेश रखा हुआ है और उससे अल्प दूरी कितनी? 2a। यहां से अल्प दूरी कितनी? 2a पर एक बिंदु B है और इस बिंदु पर प्लस का क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है, एक माइनस क्यू आवेश रखा है, एक प्लस क्यू आवेश रखा है। माइनस क्यू ए पर रखा हुआ है, प्लस क्यू बी पर रखा हुआ है, और दोनों आवेशों के जो मध्य की दूरी है वह अल्प दूरी कितनी है? 2a। दोनों आवेशों के मध्य की जो अल्प दूरी है वह अल्प दूरी कितनी है? 2a दी हुई है। ठीक है, ये दूरी है 2a। दोनों आवेशों का जो मध्य बिंदु है वह मध्य बिंदु कितना है? O। दोनों आवेशों का मध्य बिंदु O है। ठीक है, अब ये A और B के मध्य की दूरी 2a है, यह मध्य बिंदु है, तो यह दूरी कितनी हो जाएगी? A। और यह दूरी भी कितनी हो जाएगी? O A के मध्य की दूरी A है, O B के मध्य की दूरी भी कितनी है? A है। अक्षीय स्थिति पर क्या करना है? विद्युत क्या निकालना है? विद्युत ध्रुव के कारण क्षेत्र निकालना है। तो अक्षीय स्थिति बना लेते हैं इधर। यहां पे क्या बना ली हमने? अक्षीय स्थिति बना ली। अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु P पर, ये किसी बिंदु P या कोई और बिंदु मान लेते हैं, यहां पे बिंदु मान लेते हैं हम क्या?
सी बिंदु मान लेते हैं। अक्षीय स्थिति पर विद्युत ध्रुव के कारण क्षेत्र, ये माइनस का क्यू प्लस क्यू, मध्य बिंदु ओ, यह दूरी अगर 2a है तो ये a और a हो गया। और यहां पर इस अक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु C है और मुझे इस बिंदु C पर कुल विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। किसके कारण? इस विद्युत ध्रुव के कारण इस बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। और इसमें दिया हुआ है कि इसके मध्य बिंदु से इस बिंदु C के जो बीच की दूरी है, वह बीच की दूरी कितनी है? R दी हुई है। जो बिंदु की जो दूरी होती है वह द्विध्रुव के न तो धनात्मक आवेश से दी होती न ऋणात्मक आवेश से दी होती। किससे दी होती है? द्विध्रुव के केंद्र बिंदु से दी होती है, या द्विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू के मध्य बिंदु से इस बिंदु, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है उसके मध्य की दूरी स्मॉल r दी हुई। तो मुझे इस C पर विद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो विद्युत द्विध्रुव मतलब एक ऋणात्मक आवेश और एक धनात्मक आवेश। C बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो ऋणात्मक के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, धनात्मक के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, और दोनों विद्युत क्षेत्रों को क्या कर देंगे? हम सदिश योग कर देंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो यहां पे हमने क्या कर दिया? B बिंदु से, बिंदु B से बिंदु C के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी? ये दूरी R है, C से यहां तक की दूरी R है, उसमें से A दूरी माइनस हो जाएगी, तो ये दूरी होगी कितना? R माइनस A। और बिंदु A और बिंदु C के मध्य की दूरी, बिंदु A और बिंदु C के मध्य की दूरी कितनी है? यहां तक R हो गई और ये A एक्स्ट्रा है, तो ये हो जाएगी कितना? R प्लस A। तो ये दूरी R माइनस A और R प्लस A हो गई। अब अभी हमने क्या पढ़ा था? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखो यहां पर हम निकालेंगे क्या? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? P। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P हो जाता है क्या? एक आवेश, द्विध्रुव का आवेश और आवेशों के मध्य की दूरी। आवेश कितना है? Q, और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है? 2a। तो यहां पे लग देंगे क्या? 2a। इसकी दिशा क्या होती है? ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ। ये क्या है? माइनस का Q, ये प्लस का Q। तो क्या A से B की तरफ होगी या O से B की तरफ हो गई? तो इसकी दिशा हो जाएगी OB की ओर। इसकी दिशा क्या हो जाएगी? OB की ओर। क्या बात क्लियर सबको? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2a, इसकी दिशा क्या होगी? OB की ओर। और हमें एक चीज पता है, यहां पर जो A का मान है वह बहुत ही कम है। A का मान बहुत ही कम है। इस A का मान R के तुलना में बहुत कम होता है, तो A का मान बहुत कम है किससे? R से। दोनों आवेश क्या होते हैं? अल्प दूरी पर रखे होते हैं। अल्प दूरी पर रखे हुए हैं तो A का मान क्या हो जाएगा? R के मान से बहुत ही कम हो जाएगा। चलिए अब यहां पे हमें क्या? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो देखो माइनस Q आवेश के कारण C पर विद्युत क्षेत्र, माइनस Q आवेश के कारण C पर विद्युत क्षेत्र। इस माइनस Q आवेश के कारण इस C पर विद्युत क्षेत्र निकाला, या पहले ऐसा कर लेते हैं प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। इस प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाला। तो प्लस Q आवेश, देखो यहां पर एक आवेश रखा हुआ है कितना? प्लस का Q, और यहां से R दूरी पर मुझे विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो E का मान होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। ऐसा हम पढ़ चुके हैं। Q आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। यह स्मॉल q आवेश है और R माइनस A दूरी है, R माइनस A दूरी है, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र हो जाएगा E बराबर K स्मॉल q और दूरी है R माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है, यह जो आवेश का बिंदु B पर रखा हुआ है इसलिए विद्युत क्षेत्र क्या? B लिख देते हैं। ठीक, और हमें एक चीज पता है, विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि, तो इसकी दिशा देखते हैं। इसकी दिशा धनात्मक के कारण क्या धनात्मक से दूर होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक के कारण धनात्मक से दूर तथा ऋणात्मक के कारण ऋणात्मक की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक से दूर तथा ऋणात्मक की ओर होती है। तो माइनस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बना
उस विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो होगी कितना, ई बी। ये हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, तो ये ई बी जो इस दिशा में है, इस दिशा में ई बी है, वो दिशा क्या, ओ बी की ओर है। किधर है, ओ बी की ओर, ओ बी की ओर। ठीक है, ऐसे यहां पर हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण सी पर विद्युत क्षेत्र, माइनस क्यू आवेश के कारण सी पर विद्युत क्षेत्र। क्या लिखेंगे यहां पर, ई सी, वेक्टर लगा दिया, यहां पर भी वेक्टर लगा देंगे। ई सी क्या हो जाएगा, यहां पे आवेश कितना, क्यू, दूरी कितनी है, आर प्लस ए। माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु सी पर दूरी कितनी है, आर प्लस ए है। तो ये हो जाएगा कितना, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और इसकी दिशा किधर है, ऋणात्मक के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋणात्मक की ओर होती है। तो इसकी वैसे ऋणात्मक की ओर मतलब ये दिशा हो जाएगी, और ये दिशा किसकी है, ई ए की। ये दिशा किसकी है, ई ए। तो ये ई ए की दिशा क्या इस दिशा में है, ये दिशा हो जाएगी ओ से ए की ओर, ओ ए की ओर। देखिए यहां पर हमें क्या करना है, यहां विद्युत क्षेत्र को देखेंगे ईबी और ईए। ईबी और ईए में देखेंगे तो दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट है, दोनों क्या विपरीत दिशा में है। और यहां पर देखेंगे ईबी और ईए में परिमाण किसका ज्यादा है, परिमाण में के क्यू दोनों ऊपर के अंश तो समान है। हर को देखेंगे, हर आर माइनस ए कम है और आर प्लस ए ज्यादा है। जिसका हर कम होता है वह मान ज्यादा होता है, तो ईबी का हर कम है तो ईबी का मान ज्यादा है। तो यहां से समझ में आ जाएगा जो ईबी का जो परिमाण है वह ज्यादा है किसके परिमाण से, ईए के परिमाण से। ईबी का परिमाण ज्यादा है ईए के परिमाण से। और मुझे बिंदु सी पर क्या कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो यहां पर लिखेंगे ई सी, सी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र बराबर ईए प्लस ईबी। ए पर स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र प्लस बी पर स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब अगर इसका मैं परिमाण निकालूं, ईसी का क्या निकालूं मैं, परिमाण। ईसी का परिमाण निकालेंगे, हमें क्या करना है, ईसी बराबर ईए प्लस ईबी दिया हुआ है, दोनों सदिश विपरीत दिशा में है, दोनों ही सदिश क्या है, विपरीत दिशा में है। दोनों सदिश अगर विपरीत दिशा में है तो उनका अगर योग करना है तो उनके परमाणु को घटा देंगे। परमाणु को इसलिए घटाएंगे क्योंकि विपरीत दिशा में है, और विपरीत दिशा में परमाणु को घटाते हैं तो जो ज्यादा परमाणु होता है उसमें से कम परमाणु को घटाते हैं। ईबी का परमाणु ज्यादा है ईए के परमाणु से, तो ईसी का परमाणु हो जाएगा ईबी का परमाणु माइनस ई ए का परमाणु, ईबी का परमाणु माइनस ई ए का परमाणु। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। मान लेते हैं इस बिंदु पर इस दिशा में 10 न्यूटन बल लग रहा है, ये बल कितना है F1, और इस दिशा में 4 न्यूटन बल लग रहा है, यह बल कितना है F2। यह 10 न्यूटन बल है या 4 न्यूटन बल है, तो यहां पर कुल बल कितना हो जाएगा, F कुल या F बराबर कितना, F1 प्लस F2। ये क्या, इन दोनों का सदिश योग करेंगे, और सदिश योग में इस दिशा में 10 न्यूटन लग रहा है, इस दिशा में 4 न्यूटन लग रहा है, तो इस पर जो F का जो परिमाण हो जाएगा वह क्या 10 माइनस 4 हो जाएगा। और 10 माइनस 4 जो परिमाण होगा वह किस दिशा में होगा, इस दिशा में। इधर ज्यादा बल लग रहा है तो ज्यादा बल की दिशा में लगेगा। ऐसे ही ईबी का मान ज्यादा है ईए का मान कम है, तो कुल बल जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा ईबी माइनस ईए होगा, और उसकी दिशा किधर होगी, ईबी की ओर होगी। तो ये तो इसका परिमाण हो गया। परिमाण के बाद जो इसकी दिशा होगी वह दिशा किधर होगी, ईबी की ओर, और ईबी की दिशा किधर है, ओ बी की ओर। ईबी की दिशा किधर है, ओबी की ओर है। ठीक है, चलिए पहले इसका परिमाण निकाल लेते हैं। यहां लिखेंगे क्या, ईसी, ईबी हो जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस, ये ईबी की वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू के क्यू अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर, के
क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इन दोनों को क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे कितना, ईसी का परिमाण बराबर के क्यू को कॉमन ले लिया, 1/r माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। के क्यू को क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, ये हमने लगा दिया कितना, के क्यू, ये हो जाएगा आर माइनस ए होल स्क्वायर आर प्लस ए होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना, आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर। इन दोनों को क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो यहां हो जाएगा कितना, आर प्लस ए, और यहां पे हो जाएगा कितना, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखेंगे, ये ईसी का परिमाण है, ईसी का परिमाण निकालेंगे तो देखो क्या निकल के आएगा, के क्यू को हमने कॉमन लिया हुआ है, और देखो आर प्लस ए को क्या मालूम है, कैपिटल ए, आर माइनस ए को मालूम है कैपिटल बी, तो ये ब्रैकेट हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा वेक्टर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी इन दोनों का जोड़ हो जाएगा आर प्लस ए प्लस आर माइनस ए, ये क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया, और ऐसे क्या निकालेंगे, ए माइनस बी, मतलब आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए, और ये ए आर माइनस ए आर प्लस ए, आर माइनस ए आर प्लस ए, दोनों पर स्क्वायर लग रहा है, मतलब यहां पे क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे। क्या बात क्लियर है सबको यहां तक, चलिए अब देखो यहां पे कितनी, आर प्लस ए प्लस आर माइनस ए, तो ये प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर आर प्लस ए माइनस के आर प्लस ए, माइनस लगाया ना ब्रैकेट से पहले, तो ये माइनस का आर हो जाएगा प्लस का ए हो जाएगा, माइनस का आर प्लस का आर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां पर ईसी का मान निकल के आएगा, ईसी का परिमाण बराबर के क्यू, ठीक है, ये हो जाएगा आर और आर, 2r मल्टीप्लाई ए और ए, 2a, ठीक है, ये ए आर माइनस ए आर प्लस ए, क्या दिया, आर माइनस ए आर प्लस ए, तो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर माइनस ए आर प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, इस पर होल स्क्वायर लग रहा है, तो यहां पर भी क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे। ये इसी का परिमाण निकल के आया। इसी का परिमाण कितना हो जाएगा, के क्यू, ये हो जाएगा कितना, 2r गुणा 2a, और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की घात 2, यहां तक हमने कर लिया है। देखिए अब यहां पे क्या करना है, मुझे पता है आर का मान बहुत छोटा, ए का मान बहुत छोटा है किससे, आर से, तो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगभग किसके बराबर है, आर स्क्वायर के बराबर है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगभग किसके बराबर है, आर स्क्वायर के, क्योंकि ए का मान बहुत छोटा है किससे, आर से, ए का मान अगर बहुत छोटा है आर से, तो आर में से, आर स्क्वायर में से ए स्क्वायर को घटाएंगे तो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो यहाँ पे क्या आर स्क्वायर का आर स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो ईसी का मान लिखेंगे, ईसी का परिमाण बराबर, देखो 2 को आगे ले लिया, 2k, 2 को आगे ले लिया तो 2k हो गया, और q इंटू 2a को एक साथ लिख दिया, q इंटू 2a को एक साथ लिख दिया, और नीचे देखेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आर स्क्वायर लिखा, और इसका क्या है, होल स्क्वायर, इसका क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या करेंगे हम, ये 2k q इंटू 2a, q इंटू 2a क्या p होता है,
तो यहां पे क्या लिख देंगे P। तो EC परिमाण हो जाएगा 2K Q इंटू 2A को लिख दिया हमने कितना P, और नीचे हो जाएगा R स्क्वायर का स्क्वायर, R की पावर 4, R की पावर 4। ठीक है, यहां पे एक चीज मिस हो गई है, यहां पे R की वैल्यू नहीं रखी, तो यहां पे R और आ जाएगा इंटू R। R से इस R की पावर 4 को कैंसिल करेंगे तो R की पावर 3 हो जाएगी। यहां से EC की वैल्यू जो निकल के आएगी, EC का जो परिमाण होगा वह 2K P अपॉन RQ निकल के आएगा। ठीक है ना, बिंदु C पर जो विद्युत क्षेत्र है उस विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना निकल के आया, 2K P अपॉन R की घात T। ठीक, अब इसके बाद ये परिमाण हो गया। दिशा की बात कर लेते हैं। दिशा देखेंगे इस बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो हमने EB का परिमाण ज्यादा है, EA का परिमाण कम है, तो जिस सदिश का परिमाण ज्यादा होता है कुल सदिश की दिशा उसी दिशा में होती है, तो ये EB की दिशा में होगा। और EB किस दिशा में है, OB की ओर। EB किस दिशा में है, OB की ओर, इस दिशा में है। EB इस दिशा में है तो OB की ओर है। तो यहां पर EC सदिश रूप में लिखेंगे तो 2KP अपॉन RQ, 2KP अपॉन RQ हमने परिमाण लिख लिया, और इसकी दिशा क्या है, OB की ओर। इसकी दिशा क्या है, OB की ओर, इस दिशा में है कुल सदिश का परिमाण। अच्छा, P की दिशा भी क्या है, OP की ओर है। P की दिशा भी OB की ओर है, और E की दिशा भी OB की ओर है। E की दिशा भी OB की ओर, P की दिशा भी OB की ओर, मतलब E और P दोनों की दिशाएं समान है। E और B अगर दोनों की दिशाएं समान है तो यहां से लिखेंगे EC बराबर 2K P सदिश बटे RQ, क्योंकि हमें यहां पे पता है बिंदु C पर स्थित विद्युत क्षेत्र और विद्युत ध्रुव आघूर्ण दोनों की दिशाएं समान है, तो यहां पर जो वेक्टर लगा है वहीं पर वेक्टर यहां लगा देंगे। तो यह सदिश रूप में बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र का मान हो गया, और यह इसका परिमाण हो गया। अब हमें पता है कि K का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K का मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो EC का मान हो जाएगा, EC बराबर 2 गुणा K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा सदिश P बटे R की घात 3, R की घात 3। 2 से 4 को 2 बार काट देंगे तो यहां से EC का मान निकल के आएगा सदिश रूप में, 2 से 4 को काट दिया तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट सदिश P बटे RQ, सदिश P बटे RQ। यह बिंदु C पर कुल विद्युत क्षेत्र का सदिश रूप में मान निकल के आया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट सदिश P बटे RQ। यहां पर अगर हम देखेंगे, देखो ये सदिश रूप में निकल के आ गया, और ये जो मान है किसमें है, K के रूप में सदिश रूप में है, और ये क्या है, K के रूप में सदिश EC का परिमाण। दोबारा से समझ लेते हैं, ये जो दोनों सूत्र हैं, ये वाला सूत्र और ये वाला सूत्र, यह विद्युत क्षेत्र का सदिश रूप में सूत्र है। यह K के रूप में है, यह एप्सिलॉन नॉट के रूप में है, और यह क्या है, सदिश C बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण 2KP अपॉन RQ। ठीक है, चलिए आज की क्लासेस यहीं पे खत्म करते हैं। कल की क्लासेस में हम निरक्षीय स्थिति पर विद्युत ध्रुव के कारण क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।